हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, मैं जेआईबी पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस के यूनिट 3 को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने देखा रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक को हम लोग ने डिस्कस किया। और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं डिपॉजिटरी नोट क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट क्या है, एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड 1 नंबर के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि डिपॉजिटरी नोट क्या होते हैं। ठीक है, तब देखें दोस्तों, सबसे पहले देखें, अ डिपॉजिटरी नोट इज अ टाइप ऑफ निगोशिएबल transferable financial instrument that is traded on a local stock exchange of a country but represents a security usually in the form of equity that is issued by a foreign publicly listed company। ठीक है दोस्तों, अभी कम समझ में आएगा, लेकिन अभी आपको मैं अपने नोट्स के द्वारा इसको थोड़ा सा क्लियर करूँगा। द डिपॉजिट रिसिप्ट विच इज़ फिजिकली सर्टिफिकेट allow investor to hold share in equity of other countries। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट इज़ एडीआर, उसके बाद जीडीआर, फिर आईडीआर भी आता है दोस्तों। तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं दोस्तों, और इसके लिए हमें आपको ये समझाना पड़ेगा दोस्तों। जैसे मान लिया दोस्तों, कोई कंपनी है, उस कंपनी के पास कैपिटल की ज़रूरत है। अब उस कैपिटल को वो कैसे रेज करेगी दोस्तों, या तो शेयर इशू करेगी या तो बॉन्ड डिबेंचर खरीदेगी। ठीक है दोस्तों, तो उसका सोर्स ऑफ फंड क्या है, या तो लोन लेगा, शेयर लेगा, बॉन्ड या डिबेंचर। ठीक है दोस्तों, इन 4 तरह से वो कैपिटल को रेज कर सकता है। अगर वो लोन लेता है, डिबेंचर और बॉन्ड इशू करता है, ये एक तरह का क्या होगा दोस्तों, लोन हो जाएगा, उसके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसको देना पड़ेगा। अगर वो शेयर इशू करता है दोस्तों, तो अगर वो शेयर इशू कर रहा है तो शेयर, जो शेयर धारक हैं उनका क्या होगा दोस्तों, उनका कंपनी में ओनरशिप हो जाता है और उनको प्रॉफिट होने लगता है, डिविडेंड मिलने लगता है। तो लेकिन ये जो शेयर है दोस्तों, ये जो कंपनी है अपने उन कंट्री में भी इशू कर सकती है और बाहर के कंट्री में भी इशू किया जा सकता है दोस्तों। अगर उन कंट्री में इशू करती है दोस्तों तो उसको शेयर ही बोलेंगे, लेकिन अगर ये कंपनी किसी अदर कंट्री में शेयर को इशू करती है तो उसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखें, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, हमें लग रहा है आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा कि वो शेयर जो फॉरेन कंट्री में इशू किए जा रहे हैं उसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं। अब यह काम कंपनी डायरेक्टली नहीं कर सकती है, यह काम कंपनी जो है डायरेक्टली नहीं कर सकती दोस्तों। इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, किसी बैंक का जो कि फॉरेन बैंक है और जिस कंट्री में कंपनी है उसका सहारा लेती है दोस्तों। तो कंपनी क्या करती है, अपने कुछ अमाउंट को बैंक में डाल देती है, शेयर्स को बैंक जो उसके कंट्री में, उससे कंपनी से कुछ शेयर खरीद लेता है और फिर वो जो बैंक है अपने कंट्री में उसको वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करता है और जो प्रॉफिट होता है वो इस कंपनी का जो है उसकी रेशियो में उसको वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें लग रहा है आपको एक आइडिया हो गया होगा कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो वही डिफिनीशन है जो बुक में है, वही हमने यहाँ भी लिखा है। देखें, डिपॉजिट रिसिप्ट इज ए टाइप्स ऑफ निगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यह जो है एक निगोशिएबल होता है दोस्तों, मतलब आप ले लिए, आप चाहें तो दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैट इज़ ट्रेडेड ऑन लोकल स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर कंपनी आपका फॉरेन में है लेकिन आप इसको ट्रेड कहाँ कर सकते हैं, लोकल स्टॉक एक्सचेंज में इसको ट्रेड कर सकते हैं ऑफ ए कंट्री। और इसमें सिक्योरिटी क्या होती है दोस्तों, यह इक्विटी, मतलब आपका शेयर होता है उस कंपनी में। ठीक है दोस्तों, अब हो सकता है इसकी जो वैल्यू है वो इंडियन वैल्यू से या जहाँ पे कंपनी है वहाँ के वैल्यू से थोड़ा सा कम या ज़्यादा रहे। ये कंपनी और जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है ये दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि एक जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है वो कितने शेयर के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपको
डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में। अब इसमें हम आगे ऐड करते हैं दोस्तों ADR। अब ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, ये ADR होते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। उसके बाद GDR होते हैं, GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और तीसरा होता है IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब देखें यहाँ पे जो डिपॉजिट रिसिप्ट अमेरिका में, US स्टॉक एक्सचेंज में या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहलाते हैं। जो डिपॉजिट रिसिप्ट यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं उनको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट किया जाता है। और जो डिपॉजिट रिसिप्ट इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं दोस्तों उनको हम लोग IDR कहते हैं। अब ये जो ADR एंड GDR है दोस्तों ये US डॉलर में डिनोमिनेटेड होते हैं, बट इसको यूरोज में भी किया जा सकता है। ये थोड़ा सा डिस्कशन हुआ दोस्तों आपको ADR, GDR एंड IDR के बारे में, और आपको एक थोड़ा सा आइडिया भी लग गया कि ये क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में। ये पार्टिसिपेटरी नोट क्या होते हैं? देखें दोस्तों, जो फॉरेनर्स होते हैं, ठीक है, फॉरेनर्स में आप NRI एंड PI को छोड़ दें, PIO को छोड़ दें, तो वे लोग इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने के लिए अथराइज नहीं है, अलाउड नहीं है, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी एक संस्था है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो कुछ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करती हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इनके थ्रू वो लोग इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होती है, सेबी के पास इनका सारा रिकॉर्ड रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो फॉरेनर थे, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ के स्टॉक मार्केट अच्छे खासे प्रॉफिट भी दे रहे हैं, तो फॉरेनर भी ये चाहते हैं कि हम इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो इन किसका सहारा लेते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो कंपनी है इनको एक पार्टिसिपेटरी नोट इशू करती है। मान लिया इन्होंने इस कंपनी से 1 लाख रुपए का पार्टिसिपेटरी नोट खरीद लिया। अब ये पार्टिसिपेटरी नोट के द्वारा ये अपने पैसे को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। और ये कंपनी क्या है, इस कंपनी की ड्यूटी है कि जो फॉरेनर यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया था उसके सारे रिकॉर्ड को रखे। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। इससे क्या हुआ, बहुत सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे थे वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में आने लग गए। तो इससे हमारे जो गवर्नमेंट है और जो हमारी एजेंसियां हैं वो सतर्क हो गए दोस्तों। तो बीच में एक बार जो सेबी है ये थोड़ा कड़ा रुख अपनाया और बोला कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, और हम ऐसे पैसे को अपने यहाँ इन्वेस्ट नहीं होने देंगे। इन्होंने थोड़ा सा अपना कड़क रुख अपनाया, तो क्या हुआ कि हमारा स्टॉक मार्केट जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा गिर गया, जिससे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भगदड़ मच गई। और जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं दोस्तों वो सारा पैसा निकालने लगे। तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे P चिदम्बरम साहब, वो आए और उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसे डायरेक्टली इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम इसके ऊपर काम करेंगे और धीरे धीरे इसको सही करेंगे। तो इसका असर ये हुआ दोस्तों कि पहले जो इन्वेस्टमेंट आता था इंडिया में थ्रू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा, अब वो कम हो गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, जब ये सब देखा तो हमारा सेबी जो है लहरी कमेटी जो कि 2004 में बनी थी, उसके रिकमेंडेशन पे एक रेगुलेशन पास किया। उसमें क्या है दोस्तों, इस रेगुलेशन के पास होते ही हमें जो भी पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू किए जाएंगे जिसको दोस्तों, उसका भी रिकॉर्ड FII के पास होना ज़रूरी है। अब इससे क्या हुआ दोस्तों कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो दूसरे ढंग से पैसे रखते थे हवाला वगैरह के जरिए, उनका आना कम हो गया। अब इस
रेगुलेशन के पास होने से हो गया दोस्तों कि अभी जो भी पार्टिसिपेटरी नोट करने वाले फॉरेनर थे उनका केवाईसी भी होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए देखें हम ये बता रहे हैं लहरी कमेटी इन 2004 से भी पार्ट रेगुलेशन किसके लिए केवाईसी कंप्लायंस करना ज़रूरी हो गया। और जो कंट्री बहुत ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियों में या किसी और गतिविधियों में जो कि रिस्ट्रिक्शन हैं उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। ट्रांसफरेबिलिटी, जिसने पी नोट्स खरीद लिया दोस्तों, पहले ये था अगर मान लो उसके पास कहीं गलत ढंग से पैसे आ रहे हैं तो उसने पी नोट खरीद लिया, अब वो ट्रांसफरेबल होता था दोस्तों। ये नोट ये किसी दूसरे को बेच दिया, दूसरा आदमी तीसरे को बेच दिया, मतलब ये ट्रांसफरेबल रहता था, कोई कितनी बार ट्रांसफ़र कर दिया। इस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि नहीं भैया ये इतनी बार ट्रांसफरेबल नहीं होगा, क्योंकि आदमी ट्रेस नहीं किया जा रहा था, तो इस पर भी रोक लगी दोस्तों। उसके बाद रिपोर्टिंग फ्रिक्वेंसी, ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूट थे दोस्तों, ये क्या किए कि इनके पास सारा रिकॉर्ड रहता था, जो भी पार्टिसिपेटरी नोट दिए हैं जिसको, उसका रिकॉर्ड रहता था। तो अब ये अपने मन का करते थे, तो सेबी ने बोला नहीं, आप हमको कुछ टाइम इंटरवल पे रिपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये मंथली बेसिस पे रिपोर्टिंग हो गई दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन किए। अब हम लोग इसको बुक से थोड़ा सा देख लेते हैं कि पार्टिसिपेटरी नोट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है, देखें पार्टिसिपेटरी नोट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट नोट, दीज आर इशूड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू entity that want to invest in Indian stock market but do not want to register themselves with the SEBI। ठीक है, वो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन अपना कोई आइडेंटिटी नहीं देना चाहते। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रजिस्टर्ड विद SEBI, ये जो FIIR है वो SEBI से रजिस्टर होगा। एंड देयर सब अकाउंट कैन बी इशूड डील आर होल्ड पार्टिसिपेटरी नोट, और इनका जो सब अकाउंट होगा वो क्या डील करेगा, पार्टिसिपेटरी नोट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखें, ये कमेटी के बारे में हमने पढ़ ही लिया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है आर नॉट अलाउड टू इशू पार्टिसिपेटरी नोट टू इंडियन नेशनल, जो इंडियन है उनको ये नहीं इशू कर सकते, केवल फॉरेनर को ही इशू कर सकते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO को भी नहीं इशू कर सकते। आर ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज़, इन तीनों को जो FIIs हैं पी नोट्स नहीं इशू कर सकते। ठीक है दोस्तों, दिस इज डन टू इंश्योर दैट, ये क्यों किया जाता है, दिस इज डन टू इंश्योर दैट पार्टिसिपेटरी नोट रूट इज नॉट यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग पर्पस, कि ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग पर्पस के लिए न यूज हो, इसके लिए ये किया जाता है। अब क्या है, FIIs आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू SEBI, जो हमने पहले डिस्कस किया, ये SEBI को तो बीच बीच में रिपोर्ट करता रहता है मंथली बेसिस पे, जिससे कि उनका जो लाइसेंस है रिन्यू किया जा सके, कैंसिल किया जा सकता है, और जो भी चीज़ें हैं उस पर एक्शन लिया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारे इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी हासिल हो रही है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।